हमारे बीच हैं पूनम देवलानी जी। हम स्वागत करते हैं अपने ललन टॉप के बैठकी में। आपको खाना बनाने का हमेशा से ही शौक था, कैसे आपने शुरुआत की? हम सोचते हैं यार मम्मी ने ना रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे खाना बना लेते हैं, तो आज कुछ मैं अच्छा बनाऊंगी। न्यूज़पेपर में रेसिपी आती थी तो वहाँ मैंने पढ़ा गोभी का भरता। यार इतना गोभी से बन सकता है, मैं बनाती हूँ। किचन से सबको बाहर गया, आज मैं बनाऊंगी। इतना टाइम लगा दिया मैंने सब्जी को काटना बनाना, लेकिन वो सब्जी सबको इतनी पसंद आई कि सब कह रहे थे क्या बना लिए यार तूने, बड़ा अच्छा बनाया। मैंने दिल से बनाई थी। मेरी जो रोटियां बनती हैं कभी अगर मैं बनाती हूँ तो वो अगर गरम गरम खा ले कोई तो ठीक, लेकिन जब ठंडी होती है तो वो इतनी कड़क हो जाती है कि किसी को दे मारो तो चोट लग जाए। अगर आपने प्यार से उसे अच्छे से उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के बना लिया तो खाना बड़ा अच्छा बनता है। और ये बात मैं हमेशा अपनी मम्मी से सुनती थी। सबसे ज़्यादा मज़ा क्या बनाने में आया आपको? वैसे तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ और मैं कुछ नया ट्राई करने से कभी डरती नहीं हूँ, पर मुझे पढ़ना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता था और कुछ ना तो एक टीचर तो बन जाऊँ, पर वो सपना भले 3 दिन का था पर वो मेरा पूरा हुआ। जैसे ही मेरे फादर एक्सपायर हुए ना, तो मैं इतनी छोटी उम्र में एक छोटा बच्चा जब देख रहा है अपनी माँ को, पूरी फैमिली को जब इतना देखता है, और हमारी मिडिल क्लास फैमिली, सारे भाई बहन थे, तब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं जो मैं घर में किसी को तंग ना करूं। तो मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं जिद नहीं करूंगी, मैं किसी बात की डिमांड नहीं करूंगी, मैं मम्मी को तंग नहीं करूंगी। जब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर आप जा रहे हो फॉर्म भरने और आपको कहा गया कि नहीं ये आप रख दीजिए, आपकी शादी होने वाली है, तब उस लड़की पर क्या बीतती। मतलब मेरे सारे सपने टूट गए। ब्रेड से केक बनाने वाला जो वीडियो था वो वायरल हुआ था। यकीन मानिए जैसे किताबों में होता है ना कि एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ, उसी दिन ही चमत्कार हुआ। शायद ईश्वर को लगा कि गॉड साइन जो होता है तो वो आपको कि अब अति हो गया, इन्हें बहुत रुला दिया, अब कुछ करना चाहिए। उसी दिन रात को वो लाखों में चला गया वीडियो। चावल बनाते हुए वो चिपक जाते हैं आपस में, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे चावल खिले खिले लगे। आपके लिए ये सफ़र कितना आसान था या कितना मुश्किल था? क्या आपको भी लोगों ने कुछ बोला या सब सपोर्टिव ही रहे शुरू से? याद कीजिए वो दिन जब आप घर से बाहर आए थे। किचन में पहला दिन था आपका। किचन की स्लैब में रंग बिरंगी दालें तो रखी हुई थी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि किस दाल को क्या कहते हैं और इस दाल को बनाया कैसे जाए। दाल में कितना पानी पड़ेगा, कितनी सीटी लगेगी, आप कुछ नहीं जानते थे। दिमाग में सारा गणित लगा लिया और उसके बाद क्या किया, फ़ोन उठाया, एक नंबर घुमाया और अपनी मम्मी से पूछा कि माँ ये कैसे करूँ, दाल कैसे बनाऊँ, इसमें कितनी सीटी लगाऊँ। उन्होंने आपको रेसिपी बताई और आपने वो दाल बना ली। या इस कहानी का एक और टर्न हो सकता है, वो ये कि आप कॉल लॉग तक पहुँचे, आपने नंबर डायल किया, फिर सोचा कि नहीं इससे मैं मम्मी को फ़ोन करूँगा या करूँगी तो डांट पड़ेगी और मम्मी कहेंगी जब सिखाया था तब नहीं सीखा और अब ज़रूरत पड़ रही है फ़ोन कर रहे हो। तो आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब की तरफ जाते हैं, लिखते हैं दाल कैसे बनाए, रोटी गोल कैसे बनाए, या आटा कैसे गूँथे, या यही पता करना है कि कौन सी दाल कौन सी है। आप सर्च करते हैं, अमूमन ऊपर एक वीडियो आता है और उसमें हर बार वही चेहरा आपको दिखेगा अलग अलग रेसिपी बताते हुए, और वो चेहरा है पूनम देवलानी जी का। उनके चैनल का नाम है मसाला किचन। आज वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच, हमारी बैठकी में। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। वेलकम मैम। वेलकम टू ललन टॉप मैम। आपके वीडियोस देख के हमने इतना खाना बनाना सीखा है। दाल में तड़का कैसे लगाएं, बघार क्या होता है, तड़का क्या होता है, आटा कैसे गूंदे, रोटियां गोल कैसे बनाएं, ये सब हम सीख रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप डालती हैं। आपको खाना बनाने का हमेशा से ही शौक था, कैसे आपने शुरुआत की? क्लास 8th में थी तब मुझे शौक आया पहली बार। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जब घर पर आते हैं स्कूल से तो मम्मी ने खाना बनाया हुआ होता है, फिर हम सोचते हैं यार मम्मी ने ना रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे खाना बना लेते हैं, तो आज कुछ मैं अच्छा बनाऊंगी। तो मैंने उठाया एक पेपर, न्यूज़पेपर था उस टाइम, कोई मोबाइल और ये तो टीवी तो कुछ होता ही नहीं था हमारे टाइम। तो न्यूज़पेपर में रेसिपी आती थी तो वहाँ मैंने पढ़ा गोभी का भरता, उसको गोभी का कीमा भी कह सकते हैं। यार इतना गोभी से बन सकता है, मैं बनाती हूँ। किचन से सबको बाहर गया, आज मैं बनाऊंगी। और क्लास 8th में थी, मतलब कितने साल की थी, 12 या 13 साल की। तो बस इतना टाइम लगा दिया मैंने सब्जी को काटना बनाना, लेकिन वो सब्जी सबको इतनी पसंद आई कि सब कह रहे थे क्या बना लिए यार तूने, बड़ा अच्छा बनाया। मैंने दिल से बनाई थी। बस उसके बाद जब सबकी तारीफ़ सुनी ना
तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर एवरी वेडनेसडे पेपर में जो भी आएगा वो पूरा वीक बनेगा। फिर और भी, जैसे उस टाइम में, हमारे टाइम में आती थी गृह शोभा वगैरह आती थी, और ऐसी कोई फूड की जो आती थी ना रेसिपी, उनको पढ़ती थी, कलेक्ट करती थी, उसको काट के, कहीं सेव करने का तो जगह नहीं थी, तो काट के ना अपनी बुक्स में रखती जाती थी। कलेक्शन बढ़ता गया और फिर मेरी भी चाहत बढ़ती गई, बनाती रही, बड़ा पसंद आने लगा। सबसे ज़्यादा मज़ा क्या बनाने में आया आपको? वो जो रेसिपीज आपने बचपन में ट्राई की थी उनमें सबसे ज़्यादा मज़ा? मैं आज तक उस गोभी की मेरे को नहीं भूल पाई। वैसे तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ और मैं कुछ नया ट्राई करने से कभी डरती नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है कुछ नया ट्राई करूँ और अच्छा बनाऊँ, कम में ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि कई बार ना हमारे घरों में वो चीज़ें नहीं होती हैं जो कि ये लोग दिखाते हैं। जैसे आप कभी कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हो, यार इसमें क्रीम चीज़ भी डलेगा, व्हिप्ड क्रीम भी डलेगा, फ्रेश क्रीम तो डलेगा ही डलेगा, और तो और इसमें मलाई तो डलेगा ही डलेगा। तो अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो खाने को ना सही ढंग से अगर आपने प्यार से उसे अच्छे से उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के बना लिया तो खाना बड़ा अच्छा बनता है। और ये बात मैं हमेशा अपनी मम्मी से सुनती थी। मेरी मम्मी जो थी ना, उस टाइम में, आज से 40-45 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं, मतलब मेरी शादी से पहले की बात है, मेरी मम्मी बनाती थी मलाई मटर, जो कि आज मेथी मलाई मटर के नाम से है। रेस्टोरेंट में हर जगह आपको मेन्यू में मिल जाएगा। हालांकि अभी बनाते हैं वाइट कलर में क्रीम वगैरह डाल के, तब मेरी मम्मी क्रीम वगैरह नहीं डालती थी, दूध से जो थोड़ी मलाई निकलती थी बस उससे ही बना लेती थी। आज भी उसका टेस्ट मैं भूल नहीं पाती हूँ, बहुत पसंद आती है। मतलब मैं वैसा ही बनाती हूँ जो मेरी मम्मी बनाती थी। मतलब क्लास 8 से 12th और फिर BA फर्स्ट ईयर आपने खूब रेसिपी? 12th नहीं था हमारे टाइम। अच्छा। हमारे टाइम तो 11th के बाद 11th कॉलेज के जाते बाद थे जी। 12th नहीं था हमारे टाइम में, 10th बोर्ड होता था, उसके बाद 11th के बाद आप सीधा कॉलेज जाते थे। तो एक तरीके से मैंने तो 12th तक ही किया है पढ़ाई, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर ही कर पाई थी। आप क्या करना चाहती थी जब आप ये रेसिपीज बना रही थी, या जब आपको ये कुकिंग के शौक का पता चला? और आपको कुकिंग मजा का आता था? शौक तो मेरा साइड बाय साइड था, और ऐसे में सिलाई मशीन के भी सारी सब काम करती थी। जैसे आज के ज़माने में हर बच्चे को एक कंप्यूटर दिया, ये लैपटॉप दिया जाता है कि नहीं, वो तो 10th के बाद तो उसे देना ही पड़ता है। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, लड़कियों को खास तौर से सिलाई करना और कढ़ाई करना और ये खाना बनाना, ये सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर मुझे पढ़ना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता था और कुछ ना तो एक टीचर तो बन जाऊँ। तो आपका ये सपना था हाँ, कि आप जो है टीचर बने। ज़्यादा कुछ ना तो मैं टीचर तो बन जाऊँ, तो ये मेरा सपना था। पर वो पढ़ाई तो पूरी तो हो ही आपकी नहीं पाई। कोई, मतलब आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो जिसमें आप सोच रहे हैं कि आगे करियर बनाऊं, लेकिन? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा होम साइंस था। अच्छा। हाँ, तो कॉलेज में भी था मेरा वो सब्जेक्ट, और मुझे याद है आज भी वो दिन, मेरी जब एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था, तो मेरे उसमें आया था कि चिवड़ा बनाए, पोहा चिवड़ा। मुझे याद है वो याद। तो वो मैंने बनाया था और सबको बड़ा अच्छा लगा था। टीचर्स के मैं शक्ल देख रही थी कि बड़े खुश हो रही थी, बड़ा अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो मुझे ये लगता था कि टीचिंग का जॉब करूँगी। पर वो तो ख्याल तो बाद की बात है, मेरी तो बहुत जल्दी, मतलब मेरे सारे सपने टूट गए। जब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर आप जा रहे हो फॉर्म भरने, और आपको कहा गया कि नहीं, ये आप रख दीजिए, आपकी शादी होने वाली है, तब उस लड़की पर क्या बीतती। तो आपने मतलब थोड़ा सा ऐसे कहा नहीं कि नहीं मुझे कुछ करना है? वो इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है। एक्चुअल जब मैं 8 साल की थी ना, तो वो टाइम मेरा बहुत अच्छा था, और उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मैंने पापा से बस एक ही बार जिद करती थी। मेरे घर के 4 किलोमीटर दूर पे एक हनुमान जी का मंदिर था, आज भी है वहाँ पर मंदिर, सनातन धर्म मंदिर है। बाहर जी हनुमान जी का मंदिर था, उनकी पूंछ लटकती थी, और मैं इतनी छोटी थी कि मैं कहती वो बंदर वाला मंदिर, और मैं जिद करती थी पापा से कि पापा मुझे मंदिर ले चलो, वो बंदर वाले मंदिर ले चलो। तो कहते थे तू गोदी गोदी नहीं कहेगी, पैदल चलेगी। वादा करती थी यहाँ पे पैदल चलूँगी। फिर पैदल जाती थी, और वो बड़े प्यार से मुझे ना थोड़ी सी मिठाई दिला देते थे, मिठाई कि इतना पैदल होके आई है मेरे साथ। और वो फिर मैं आ जाती थी तो मैं खुश होके मिठाई खाती थी। तो जैसे ही मेरे फादर एक्सपायर हुए ना, तो मैं इतनी छोटी उम्र में, एक छोटा बच्चा जब देख रहा है अपनी माँ को, पूरी फैमिली को जब इतना देखता है, और हमारी मिडिल क्लास फैमिली, सारे भाई बहन थे, तब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं जो मैं घर में किसी को तंग ना करूं। तो मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं जिद नहीं करूंगी,
मैं किसी बात की डिमांड नहीं करूँगी, मैं मम्मी को तंग नहीं करूँगी, मम्मी को कभी तंग नहीं करूँगी, कोई डिमांड नहीं करूँगी। इतना छोटा सा बच्चा जब कोई एक मतलब एक वादा करता है अपने आप से, तो आप जानते हो कि फिर वो मैं किस बात को लेके जिद करूँ उनसे। मुझे लगा शायद मेरी शादी हो जाने से यहाँ पे प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, शायद उन्हें लगेगा कि हम अब पूरी हमने जिम्मेदारियाँ निभा ली, इसलिए मैं ज़्यादा जिद नहीं कर पाई। और फिर एक आध बार कहा भी, तो फिर उस टाइम में यह कहा गया कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और बहुत अच्छा रिश्ता है और ऐसा है वैसा है, कर दी गई शादी। मैम आपने शादी के बाद कभी नहीं सोचा कि पढ़ाई पूरी कर लूँ या? हाँ, मेरा मन था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पढ़ ही रहे थे उस वक्त, बीकॉम फाइनल में थे, तो मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी भी पढ़ाई पूरी हो सकती है, पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था मेरे इन लॉज में, लेकिन यहाँ एक माइनस पॉइंट ये था कि एक जनरेशन गैप था। जनरेशन गैप को यूँ कहेंगे कि मेरे हस्बैंड को ना उन्होंने अडॉप्ट किया था, अपने परिवार से ही किया था, अडॉप्ट किया था, तो 50 के बाद किया था अडॉप्ट। मतलब मेरी जब शादी हुई तो 70 से ऊपर थी मेरी मदर इन लॉ, 75 के आसपास। तो इस एज में वो मुझे पर्दे में रखती थी, क्योंकि वो समाज में उनके यहाँ यही था। अब पर्दे में रखती थी और वो नहीं चाहती थी कि जाए कॉलेज, पॉसिबल ही नहीं था। वो अपने समय के हिसाब से सोच रही हाँ, थी। उनकी भी कहीं गलती नहीं है कि जनरेशन गैप था, काफ़ी था, क्योंकि बीच की एक पीढ़ी तो ख़त्म ही हो गई ना। तो ये मतलब कैसे हो पाता था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे मैं अपने किचन में ही जमी रही, मम्मी के साथ, चाची सास के साथ, फुल फैमिली थी, दादी साहब भी थी, बुआ साहब भी थी, सब साथ में रहते थे। जॉइंट फैमिली, बिग जॉइंट फैमिली। हाँ, मेरी ननद बहुत छोटी थी, देवर बहुत छोटा था, तो अपने बच्चों की तरह उनकी भी देख रेख करती रही। तो मतलब उसी टाइम में निकल गया टाइम, पता ही नहीं चला। यहाँ पर आगे हम सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन क्योंकि आपने कॉलेज ड्रॉप आउट की बात की, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रही थी, आप आज वहाँ, उसके बाद जब गई तो होम साइंस के लेक्चर लेने गई, आप होम साइंस की टीचर भी बनना चाहती थी। एक लड़की जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, 18 साल की उम्र में जिसकी शादी हो जाती है, उसके बाद पढ़ाई तो करना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों वश मन महसूस के रह जाती है, वो उसी कॉलेज में जा रही है लेक्चर देने। कैसी फीलिंग थी वो जो फीलिंग के लिए तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकती, मतलब इतना मैं प्राउड फील कर रही थी, आपको बता नहीं सकती। और वही टीचर्स थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और वो भी कैसे हुआ, मिलना कैसे हुआ उनको, ये हुआ कि शादी के करीब 22 साल बाद जब मैंने कुकिंग क्लास स्टार्ट की, आपको पता है या नहीं, मैंने पैम्फलेट बांटे थे घरों में और कुकिंग क्लास स्टार्ट कर ली। अब ऐसे में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी टीचर्स की बेटियां मुझसे सीखने आई हैं क्लासेस। तो हुआ ये कि उनके पास मेरा नंबर मिल गया, और कैसे भी पता चला कि मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी टीचर्स की बेटियां हैं जो सीख रही हैं मेरे से, क्योंकि ज़्यादातर सबकी बहू बेटियां ही सीखने आती थी। तो किसी वजह से उनको पता चल गया कि वो टीचर को कि ये कुकिंग क्लास चलाती हैं। तो एक बार उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप आके कॉलेज में, मेरे पास ये है कि उस टाइम क्या माइक्रोवेव नए नए आए थे, तो माइक्रोवेव की क्लास लेनी थी, और वो सारा समझाना था प्रैक्टिकली बच्चों को कि नॉर्मल अवन तो हम सालों से शुरू करते हैं, गैस पर तवे पर बनाते हैं, माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करें, तो इसके लिए आप आ जाओ। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत प्राउड वाली बात है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं, कि मैंने कभी आज तक कोई क्लास लिया नहीं है इस तरीके से। बोले तुम आ तो जाओ। तो 3-4 टीचर्स आई थी घर पर और बड़ा अच्छे से इनवाइट करके गई, और मैं गई और कंटिन्यूसली मैंने 3 दिन उनकी क्लास ली। पेटीज़ तक बनाना बताया, पाव कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ सिखाई प्रैक्टिकली। तो वहाँ टीचर्स और उनके बच्चे जो भी थे, बड़े बहुत अच्छा लगा उनको भी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। पर वो सपना भले 3 दिन का था, पर वो मेरा पूरा हुआ। तो फाइनली आपने जो है क्लास को पढ़ाया। हाँ, वो सपना की टीचर आप बनना चाहती थी जो मैं बनना चाहती थी ना, वो 3 दिन के लिए ही सही, पर वो मैं बनी टीचर। तो मैम जिस वजह से ये सारे प्राउड मोमेंट्स आपने देखे, आपकी कुकिंग, आपका स्किल, आपने कुकिंग क्लासेस से शुरू किया था, फ्री में आप कुकिंग क्लासेस देती थी, और आज आपके 2 यूट्यूब चैनल हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ रही हैं। इस जर्नी के
के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे वो कुकिंग क्लासेस से यूट्यूब चैनल तक की जर्नी पूरी हुई? पहले तो मैं क्लासेस ही लेती थी और कंटिन्यूसली मैंने करीब काफ़ी साल लिए, मतलब 2004 से लेके 17 तक तो मैंने क्लासेस ली। और इस बीच मुझे काफ़ी परेशानियां भी आईं, जैसे फाइनेंशियली भी देख लो, या कई ऐसी आईं जैसे कि हमारे पास सब कुछ था, एक छोटा सा मार्केट भी हुआ करता था जिसमें हमारे किराएदार थे काफ़ी सारे, भले ही पुराने ज़माने के थे लेकिन थे। और वहाँ पर ऐसा टाइम भी आया कि मैं खुद कुछ सालों के लिए किराए पे रहने लगी। अपने खुद के घर पे? मैं अपना घर सब सेल आउट करके अच्छा। अपने किराए के घर पर आके रही। ओके। ऐसा भी वजह आया है? मैंने बोला ना, Financial फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो बच्चों के लिए भी करना था। हालांकि मुझे किसी ने भी कोई दबाव नहीं डाला था कि कोई भी तुम्हें काम करना है, बस मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने किया। मेरे बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मा आप ना चैनल पर आ जाओ, चैनल पे आप जब रेसिपी डालोगे ना तो मतलब बना के वीडियो आपको डाल के छोड़ दोगे और वो चला जाएगा। शुरू में ऐसा लग रहा था आसान, पर आसान कोई भी काम नहीं। न आप प्रैक्टिकली सिखा रहे हो, जब ऑफलाइन सिखा रहे हो तब भी कोई आसान नहीं है, ऑनलाइन सिखा रहे हो तब भी आसान नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन भी इसलिए आसान नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप सिखा रहे हो तो आपके सामने ही आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट बैठे हैं, वो उसी टाइम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपके मुंह पे उसका आंसर आना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इतनी तैयारी करनी चाहिए तब जाके आप उनको सिखा सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे मतलब हम बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने जाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि टीचर कि मैं इसको पढ़ के रिसर्च करके, अब उसमें तो वहाँ तो आप नहीं कह सकते कि मैं पढ़ के बताऊंगा, नहीं वहाँ तो तुरंत आना चाहिए। तुरंत आपने 4 रेसिपी बनाई जैसे, तो 4 रेसिपी में अगर बच्चों ने कोई भी क्वेश्चन ऐसा किया तो उसको आंसर वहीं देना पड़ेगा। कौन से साल की बात है जब आपने 2017 में आपने पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला? अगस्त में मसाला किचन। आप क्लासेस कब से ले रहे थे? 2004 से। 4 से, मतलब आपने लगभग 12-13 साल जो है पहले अपना हाथ वहाँ जमाया और उसके बाद जो है एक नया बिजनेस शुरू किया। बिल्कुल। तो ऐसा कई बार होता है कि घर पे जब हमारी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं कहीं अखबार से पढ़ के या कहीं से देख के, तो उसके बाद वो एक सैंपल टेस्ट कराती हैं, हाँ। है ना। तो अक्सर मेरे घर पे मैं और मेरा भाई सैंपल टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है कभी कभी एकदम परफेक्ट होता है, कभी कहते हैं मम्मी थोड़ा सा नमक कम है या थोड़ा तीखा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से चीज़ों में बदलाव किया जाता है। तो जब आपने शुरू किया तो आपके घर में कौन सैंपल टेस्ट करने वाला? मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा शौकीन, आज भी वो सैंपल टेस्ट करते हैं। अच्छा। आज भी, और बताते हैं मुझे ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। बहुत बार वो बच्चे हालांकि करते हैं लेकिन बच्चे शुरू से काफी टाइम बाहर रहे ना, बेटा अभी आया है यहाँ पर, वैसे बाहर रहे, तीनों बच्चे मेरे, तो मेरे हस्बैंड, उनको खाने का बहुत शौक है और सबसे पहला ट्राई उन्हीं को करवाती हूँ। तो आप जितना मतलब जैसे कुछ और निकाल के उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर लिया, तो वो सारी चीजें भी, या फिर वो भी सजेस्ट करते हैं कि इसकी जगह ये नहीं सजेस्ट नहीं करते। अच्छा, उनका काम टेस्ट करना, खाली टेस्ट करना। आपका जो पहला वायरल वीडियो था ब्रेड से केक बनाने वाला जो वीडियो था, वो वायरल हुआ था, बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपने वो बनाया था। कैसे पता चला कि वीडियो वायरल हो गया है? और आप इतने लंबे समय से कोशिश कर रही थी, आप देख रही थी वीडियोस नहीं चल रहे थे या उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कैसा था वो दिन? बहुत अच्छा दिन था। क्या था कि जैसे आज हम अपने आपके साथ बैठे हैं, ऐसे ही मेरे घर में एक मीटिंग चल रही थी, क्योंकि मुझे 11 महीने या 10 महीने करीब हो चुके थे। ये बात है शायद मई की, अगस्त में मैंने डाला था और मई हो गया था और मुझे डबल शिफ्ट काम करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं अभी क्लासेस को भी पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाई थी, है ना, और इधर से मैं वीडियोस भी बना रही थी। तो वीडियोस जब बना रही थी तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब इतना लग रहा था कि मेरी रेसिपी कोई इतनी वायरल नहीं हुई, क्या करना चाहिए आगे हमें। तो मैं टीम के साथ ही, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई थी मुंबई से, हम लोग बैठे थे क्या करना चाहिए, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो सोचा, सबने ये डिसाइड किया चलो आज देखते हैं, हम 1 महीना और देख लेते हैं। अच्छा, 1 महीना 1 मंथ और देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम एक मीटिंग करते हैं कि हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यकीन मानिए, जैसे किताबों में होता है ना कि एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ, उसी दिन ही चमत्कार हुआ। तो शायद ईश्वर को लगा कि गॉड साइन जो होता हाँ, है, तो वो आपको कि मिल अब गया। अति हो गया, इन्हें बहुत रुला दिया, अब कुछ करना चाहिए। उसी दिन रात को वो लाखों में चला गया वीडियो। वो ब्रेड से, मैंने नॉर्मल ब्रेड ली थी जो बड़ी साइज की ब्रेड आती है, और 1 बाय 1 रख कर उसके अंदर कुछ फ्रूट्स, कुछ
क्रश वगैरह डालकर ऊपर से टॉपिंग की थी मैंने क्रीम से, और उसको बिल्कुल केक नुमा बना लिया था। ब्रेड केक से मुझे ये ध्यान आया कि जब भी हम कुछ ऐसा सामान बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद ट्राई करते हैं, तो किचन बहुत मेस्ड अप हो जाता है, गंदगी हो जाती है, इधर आटा फैला हुआ है, उधर मसाले फैले हुए हैं। और जब मम्मी एंटर करती हैं किचन में तो वो खूब डांट लगाती है, क्योंकि वो उनका डोमेन है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कुछ भी चीज़ इधर से इधर हो जाए। जैसे इस्तेमाल करें वैसे रखे, साफ सफाई मेंटेन। ये तो हाइजीन की बात होगी जो कि रखनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में किचन से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स होते हैं, जैसे कि आप बिना नहाए एंटर नहीं कर सकते किचन में, चप्पल पहन के नहीं जा सकते, मतलब बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर इलाके में। तो आपने भी ऐसा मिथ्स का कुछ सामना किया है और क्या क्या परेशानी आपको हुई है? मिथ का सामना तो मैंने किया है, ये आके मैंने ससुराल में किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एक मंदिर है जिसकी वजह से बिना नहाए आप खाना नहीं बना सकते, बिना चप्पल के ही आप खाना बनाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे ना मिथ को हमने कम किया, गैप उसका जो था ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मेरे को निमोनिया भी हो गया था बिना चप्पल, ठंड में, गर्मियों में, जनवरी के महीने में, मतलब आप फुल प्रेगनेंसी में आप खाना बना रहे हो, लंबे टाइम के लिए पूरी फैमिली के लिए खाना बना रहे हो, तो पैरों से ठंड आपको जल्दी लग जाती है। तो उसके लिए मैंने तो अपना ये किया था, अपने घर में ये रूल कर लिया था कि किचन की एक चप्पल आपको एक अलग रखनी होगी, जो कि वॉशरूम तक नहीं जाएगी, जो कि आपके बाहर आउटसाइड नहीं जाएगी चप्पल, वॉशरूम तक नहीं जाएगी। अगर किचन में ही चप्पल आपने एक रख दी तो आप पहन सकते हो। तो ये बात मेरे इन लॉज को बड़ी पसंद आई थी और मैंने चप्पल पहनना शुरू कर दिया था। तो कई ऐसे मिथ होते हैं, उन्हें हमें खुद ही कोई कम करने पड़ते हैं, उसका गैप जो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो करना पड़ता है धीरे धीरे। मतलब हाँ, आपके जैसे कि आपने सुना होगा, आज भी कई लोग, बड़े लोग कहते हैं रात को नेल्स नहीं काटना, रात को नेल्स नहीं काटना, पर कई बार आपको चुभ रही है कोई चीज़ या आपके पास टाइम अभी है, वो टाइम की बात होगी, उस टाइम लाइटें नहीं थी, तो शायद हम इसलिए कहते होंगे हमारे बुजुर्ग कि नेल्स मत काटो, क्योंकि इधर उधर बिखर सकते हैं या फिर चुभ सकते हैं या आपके हाथ में लग सकती है। लेकिन आज लाइट्स हैं, अगर आप काट रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं तो ऐसे धीरे धीरे से, उसका कोई साइंटिफिक रीजन तो होना चाहिए ना किसी भी चीज़ का। तो जैसे चप्पल को लेके, अगर आपने किचन में ही चप्पल रख दी और चमड़े की ना पहन के आपने नॉर्मल रबर वाली ले ली और किचन के लिए यूज़ की, तो कोई बुराई तो नहीं है। यूट्यूब से पहली कमाई कितनी हुई, इस सवाल पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब एक महिला घर से बाहर कदम निकालती है तो पुरुषों की तुलना में उसकी राह थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है। सोसाइटी, कभी खुद अपने रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आपके लिए ये सफ़र कितना आसान था या कितना मुश्किल था? क्या आपको भी लोगों ने कुछ बोला या सब सपोर्टिव ही रहे शुरू से? नहीं, सपोर्टिव नहीं रहते। सपोर्टिव आपकी फैमिली रह सकती है, लेकिन समाज तो नहीं रहेगा, वो तो अपनी बातें करेगा। लेकिन मैंने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान देती तो आज आपके सामने नहीं कभी बैठती। तो क्या था, मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे परमिशन तो लेनी पड़ी अपने फादर इन लॉ से कि मुझे कुछ करना है पापा जी। तो वो बोल रहे थे कि बेटा समाज में लोग क्या कहेंगे, इनकी बहू ये काम कर रही है। तो मैंने कहा तो देखो आजकल की लेडीज़ कर तो रही हैं, समाज कह रहा है कहने दीजिए। बोले नहीं बेटा तुझे पता नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे। वो मुझे समझा रहे थे, लेकिन कैसे भी करके मैंने उनसे परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद अंदर तो थोड़ा डर था कि टीचिंग का काम टीचिंग जैसा ये भी है, जॉब में कर रही हूँ, सक्सेस जाएगा कि नहीं। पर फिर मैंने शुरू तो कर लिया, चार छः लड़कियों को लेकर, और मैंने स्टार्ट तो कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई, क्या ज़रूरत थी। यहाँ तक कि जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे उनको मैंने कभी परमिशन नहीं ली, मैंने इन लॉज को ही परमिशन लेके और अपना स्टार्ट किया। तो मेरे भाइयों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं ये क्लासेस लेना शुरू कर रही हूँ। तो मेरे ही कोई पड़ोसी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उन्होंने सीधा मेरे भाइयों को फ़ोन किया। अब कोई बिजनेस में अचानक बैठा है, उसको फ़ोन जाता है कि तुम्हारी बहन को क्या प्रॉब्लम आ गई है कि तुम वो ये क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उनको बहुत ही ऑड लगा, उनको पता भी नहीं था, वो शॉक्ड हो गए। और मुझे फ़ोन आया उनका कि बेटा क्या बात है, मेरा नाम अन्नू है मायके में, अन्नू ऐसा हुआ क्या, क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, मुझे करना था ना भैया, मैंने तो यही कहा, मुझे करना था ना भैया, आपने मुझे पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, शादी कर दी, अब टाइम हो गया, मेरा मन है कुछ करने का, तो मैंने तो अपने घर से परमिशन ले ली है, मैं तो करूँगी। तो फिर भाइयों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ सपोर्ट किया, फिर उन्हें करना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने इजाज़त
दे दी। तो कई बार ऐसा होता है और कि बहुत सारे लोग, कई जी, सारे लोग जी। कहते हैं कि ये काम ऐसा है, इससे क्या मिलता होगा, इससे क्या। मैंने कहा मुझे सुकून मिलता है बस, मुझे कुछ काम करने में सुकून मिलता है। कई लोग बड़े गलत तरीके से देखेंगे, क्या करते हो, क्यों टाइम, आपके पास ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत क्या है, ये ज़रूरत है या नहीं है ये मुझे पता है, समाज को थोड़ी ना पता है। तो ये समाज की बातें तो ये हैं कि एक कान से भगवान ने दो कान इसीलिए दिए, एक कान से डालो दूसरे कान से निकाल दो। जो आपको मन कर रहा है, अच्छा कर रहे हो, आपको खुद को फील हो रहा है कि ये काम अच्छा है, तो आप करिए। तो ये मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए भी है, जी, जिस जी, काम बिल्कुल। में आपको सुकून मिलता है, सुकून मिलता और जो आपकी गट फीलिंग होती है अंदर से आती है कि नहीं ये करना चाहिए, तो आप अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जो है आप लोगों से मत पूछिए कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है तो वो आपको सपोर्ट करेगी। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। और कोई टाइम ऐसा आएगा, वो ही जो आपके लिए कह रहे थे, बातें कर रहे थे, वो आपसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही कॉल आते हैं, कई कॉल ऐसे आते हैं कि आप बताइए ना हम क्या करें, हम कौन सा चैनल स्टार्ट करें। तो मैं उनको यही कहती हूँ, आप करिए, जो भी काम करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसके लिए ये मत सोचिए कि बिना मेहनत के पहले ही शुरू में ही आपको सफलता मिलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाँ, उस पर हारिए मत, आप करिए, जो आपको दिल कर रहा है वो करिए। तो आपकी YouTube से पहली अर्निंग कितनी आई थी, वो पहला चेक? पहला चेक मुझे लगता है बहुत ही कम आया था, पर वो बहुत बहुत ही खास कम। रहा होगा। हाँ, बहुत खास। उसमें 1100 रुपये हमने निकाले थे कान्हा जी के लिए, और बाकी अच्छा। अभी तक संभाल के रखे हुए वो पहली अर्निंग आपने सेव जी रखी। जी जी। अच्छा मैम, एक एनवेलप में रख दी थी मैंने वो। अच्छा मैम, जब हम घर के किचन की बात करते हैं तो वो महिलाओं को सौंप दिया जाता है ये कहकर कि महिलाएं जो हैं वो घर का किचन संभालती हैं, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट या कैफ़ेज़ में देखते हैं तो वहाँ पर फीमेल शेफ्स की संख्या बहुत कम है। तो मैं जब रिसेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक हेड शेफ थे 5 स्टार होटल के, उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये बोला कि इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि भारी भरकम बर्तन नहीं उठा पाती हैं महिलाएँ, या फिर ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बना पाती हैं। जबकि हमने अपनी फैमिली गैदरिंग्स में ही देखा है कि पूरे परिवार का खाना कई बार महिलाएं अकेले बना लेती हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी कि शायद शेफ लोग बिल्कुल, मतलब होटल रेस्टोरेंट का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा अगर उन लोगों ने महिलाओं को ऑफ़र किया। क्योंकि महिलाओं के अंदर एक तो मेहनत करने का एक जज्बा होता है, और सामान क्या, वो बहुत बड़े बड़े सामान उठा सकती हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, बहुत काफ़ी लोगों का खाना बनाती थी, मेरी मदर इन लॉ भी बनाती थी, और मैं भी, आज भी मुझे याद है कि मैं काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना सकती हूँ। अभी हाल ही में मैंने मदर्स डे पे एक बड़े बर्तनों में बनाकर पालक पनीर बनाया था। वो मैंने ऐसे ही बनाया था क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में बनाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और मैंने अपने व्यूअर्स को ये भी कहा था कि आप भी कभी कभी डरा मत कीजिए। जैसे कई बार मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि हम ये 1 किलो की चीज़ आपने बताई है, या पाव भर बताइए, जब हम 2 किलो बनाएं तो कैसे बनाएं। तो मैंने उस वीडियो के अंदर उन बच्चों को ये भी बताया, व्यूअर्स को वो भी बताया कि मल्टीपल करते जाइए। जैसे आप मान के चलिए 250 ग्राम पनीर में आप एक बड़ा साइज़ का प्याज लेते हो, 2 टमाटर लेते हो, जब आप 1 किलो बना रहे हो, 2 किलो बना रहे हो, और ज़्यादा उसे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते। और जब आप बड़े बर्तन में बनाओगे ना, उसकी पता नहीं क्या है, आप दिल से बनाओगे, इतना अच्छा खाना बनेगा, इतना टेस्टी खाना बनेगा। बिल्कुल मत डरिए, बिंदास होके बनाइए। और मैं तो कहती हूँ कि लेडीज़ को आना चाहिए, गर्ल्स को आना चाहिए रेस्टोरेंट में। मैम, हमारे पास सवालों की एक लिस्ट है जो हमारे कोलीग्स और सोशल मीडिया पे लोगों को जब पता चला कि आप आ रही हैं बैठकी पे, तो उन्होंने पूछा। सबसे पहले तो मेरे कोलीग्स जो सवाल हैं उनके मैं पूछ लेती हूँ। बघार, तड़का और छौंक में क्या अंतर होता है? देखिए, बघार, तड़का और छौंक में किसी भी चीज़ को कहने का तरीका अलग है। अच्छा। है एक्चुअल वही। मतलब कहीं कहीं हम 2 बार तड़का लगाते हैं। जैसे दाल फ्राई आप रेस्टोरेंट में खाते हो, उसमें 1 तड़का होता है। दाल तड़का, उसमें दो बार दिया जाता है तड़का। मतलब एक बार पहले बघार, उसके बाद एक बार तड़का दिया जाता है, जिसको दाल तड़का कहते हैं। बन जाती है, उसके बाद वापस से तड़का, फाइनल आपको एक तड़का डाल के देते हैं। और छौंक एक तरीके से, जैसे आप कोई भी सूखी सब्जी बना रहे हो तो उसमें जीरे का छौंक, जैसे ऑयल में या घी में या तेल में जीरा डाल दिया, हरी मिर्च का छौंक कर दिया, फिर ऊपर से आपने सब्जी डाल दी, उसको छौंक कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके।
अगला छौंक से याद आया कि कई जगह सरसों के तेल में लगता है, कहीं रिफाइंड ऑयल में लगता है, कुछ लोग तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्दी कौन सा होता है जो मतलब लॉन्ग टाइम में हमें अच्छे से रखे, हमारी सेहत का ख्याल रखे? वैसे तो मेरे हिसाब से एक देसी घी जो होता है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देता है, और साथ में एक सरसों का तेल है जो कच्ची धानी वाला जो तेल होता है वो। लेकिन आजकल के तौर पर आजकल जो है हमारी जनरेशन रिफाइंड ऑयल, मेरे यहाँ भी यूज़ होता है, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक स्मेल नहीं है जो कि सरसों के तेल में है। लेकिन सरसों के तेल की स्मेल हटाई जा सकती है। वो कैसे? जैसे अगर आपने कढ़ाई में उसे गर्म करने के लिए रख दिया, थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, तो आप देखेंगे उसका जो डार्क कलर था वो बिल्कुल लाइट हो गया, और उसकी जो तीखापन था उसे भी आपने कम कर स्मेल दिया। होती है और जो तीखापन होता है वो कम हो करके जाता है। एक बार आप जैसे आपने काफ़ी सारा बना के रख दिया, फिर उसको एक ठंडा करके बॉटल में रख दिया, तो उसका तीखापन भी कम हो जाता है, उसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और उसे आप मतलब उसका कलर भी लाइट हो जाता है। अच्छा। लेकिन आप चाहोगे कि केक्स में ये तेल डालें तो वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्योंकि जो दूसरा- पीनट ऑयल है या जो ये मस्टर्ड ऑयल है उसका जो एक फ्लेवर होता है वो केक्स पर नहीं जा सकता। जैसे आप पुडिंग में डालो या किसी भी चीज़ में आप यूज़ करो उसमें नहीं होता, वहाँ आपको फिर रिफाइंड या शुद्ध घी ही यूज़ करना पड़ता है। अगला सवाल ये है कि चावल बनाते हुए वो चिपक जाते हैं आपस में, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे चावल खिले खिले लगें। चावल उबलते टाइम अगर आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया तो वो चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। चाहे सीटी लगा के बनाओ या सीटी लगाने के लिए भी आपको नींबू डाल दीजिए और एक विसिल लगाइए। जितना आपका मटेरियल है, जैसे आपने 1 कटोरी मान के चलिए चावल लिया, तो आप पानी लेंगे 1 कटोरी लेंगे, और जब आप कढ़ाई या किसी दूसरे बर्तन में बनाते हैं तब हम डबल पानी लेते हैं। अच्छा। तो जब खुला बना रहे हैं, खुला बना रहे हैं तब डबल तो पानी डबल लेते हैं। नहीं, उबला राइस अलग चीज़ है। उसमें क्या है, आपने 4 कटोरी पानी डाल दिया एक बर्तन में, और उसमें आपने चावल डाल दिए उबलने में, और आपने नमक डाल दिया और नींबू निचोड़ दिया थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही वो 80% कुक हो जाता है ना राइस, आपने उसका पानी छन्नी से निकाल दिया, एक्स्ट्रा पानी, बस उसके बाद आपने घी का तड़का लगा दिया, आपका राइस तैयार हो गया। एक राइस वो होता है जैसे जीरा राइस जीरा राइस या पुलाव बनाते हो, तब आपको डबल पानी चाहिए। अच्छा। डबल पानी चाहिए। जैसे मान के चलिए 1 कटोरी राइस है, तब आप उसमें बना रहे हो तो आपको 2 कटोरी पानी चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तब आपको 1 कटोरी चावल के साथ 1 कटोरी ही पानी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो ये क्वांटिटी हाँ, से ये फर्क अलग। पड़ता तो हमारे बैचलर्स ध्यान रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप घर में जो है रेस्टोरेंट जैसा कुछ टच देना चाहते हैं तो इसको ज़रूर अपनाइए, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आपका बने चावल। खाना कैसा बना। और चाहे तो आप ट्विटर पे ना हम लोगों को फोटो भी भेज सकते हैं। हाँ। कि रात में हम लोग नाइट शिफ्ट करके जाते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी शिफ्ट होती है, तो हमें पता नहीं रहता कि हम खाएं क्या। अक्सर रात में ऐसा होता है कि यहाँ से जाते हैं, भूख लगी है बहुत तेज़, खाना खा चुके हैं 9-10 बजे, लेकिन रात में 1 बजे घर पहुँचे, पता नहीं है क्या खाना है। हमने कुछ जंक खा लिया, कुछ नमकीन बिस्किट खा के सो गए। अब वो उस समय तो भूख बंद कर देता है, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं होता, लॉन्ग टाइम में हमें अफेक्ट करता है, डाइजेशन नहीं अच्छा होता है, और ऐसा कभी कभी इतना लाइट खा लेते हैं कि वो रात में सोने से पहले ही भूख लग जाती है। तो कुछ ऐसा छोटा मोटा स्टफ जिसे हम बना के रख लें, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता चले, और हम जाएं थोड़ा सा खाएं, और वो रात भर टिके भी, मतलब हमें नींद भी आ जाए और हमारी सेहत भी बनी रहे। ऐसे में अभी मैंने रिसेंटली बनाया, इसका प्रीमिक्स बनाया, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। जैसे उसमें मैंने कई टाइप के सीड्स डाले हैं, जैसे मैंने कद्दू के सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, अलसी होती है, आप उसमें कई सारे, जैसे हमने खरबूजे के सीड्स होते हैं, तरबूज के सीड्स होते हैं, और ये सारे हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें मैंने कई चीज़ें और भी मिलाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप एक प्रीमिक्स बना के रख दें। रात को आपको टाइम नहीं है तो और एटलीस्ट और कुछ नहीं, 1 चम्मच दूध में डालकर आप ग्राइंड करके पी जाएं, तो आपकी भूख तो शांत होगी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और तो और एक मखाने होते हैं, हाँ जी। मखाने जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है, और मखाने आजकल सभी को समझ भी आ गया कि सुपर फूड है। तो मखाने को भी ना आप थोड़ा रोस्ट करके रख लें, चाहे वह आप माइक्रोवेव में रखें या नॉर्मल पैन में, कढ़ाई स्लो गैस पर आप उसे रोस्ट करके रखें। उसमें कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। कुछ हाँ, जैसे नमक, काली मिर्च तो आप करोगे ही, आप इसमें पुदीना पाउडर ऐड कर
सकते हो, टमाटो पाउडर ऐड कर सकते हो, चीज़ पाउडर ऐड कर सकते हो, है ना। उसे बनाकर एक डब्बे में बनाकर रख दीजिए, तो आप जब आएँ कम से कम मखाना खाएं, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि हेल्थ फिट रहेगी। चलिए आयुष, अब नमकीन के पैकेट नहीं खोलना है, अब पैकेट ये नहीं प्रीमिक्स बना के खाना है तुमने। और एक और सवाल है, ये है कि हमारे जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो भी, नेता भी, और मतलब आजकल ये बहुत एक रेवोल्यूशन चला हुआ है मोटे अनाज का, जैसे मोटे अनाज का, है ना, यस, यस, रागी, बाजरा, ये सारी और हर स्टेट के एक एक एरिया में एक अलग मोटा अनाज है। और जो शुरुआत से लोग खाते आ रहे थे वो सेहतमंद थे, लेकिन बाद में जो एक रेवोल्यूशन चला, एक तरह की अनाज जो है पूरे देश भर में फैल गया, तो अब हम देख रहे हैं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं। तो अब हमारा गर्मी का मौसम है, इसके बाद बरसात और फिर सर्दी आएगी, तो हर मौसम के हिसाब से हमें क्या मोटा अनाज खाना चाहिए, या कुछ ऐसी आप टिप्स बताएं या डिशेस बता दें जो एक एक मोटे अनाज की हम एक एक सीजन में खा लें और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मतलब आपको यकीन होगा या नहीं, अभी मैंने 1 वीक भी नहीं हुआ है, 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने 7 दिन की 7 थालियां बनाई हैं। मतलब उसमें सब्जियां बनाना नहीं बताया है, बस मोटे अनाज को यूज़ किया है। क्योंकि क्या है ना, मेरे घर में एटलीस्ट सिर्फ एक ही दिन गेहूं की रोटी बनती है, बाकी दिन मोटे अनाज की रोटी बनती है। तो सबको यही लगता था कि मोटे अनाज की रोटी बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर उसमें बहुत सारा घी लगता है। तो मैंने वो वीडियो बनाया इसीलिए, और उसमें मैंने सबको बताया है, सारी रोटियां बनाकर बताई हैं कि ज्वार की खानी चाहिए। ज्वार जो होता है ठंडा होता है, तासीर उसकी ठंडी होती है, और गर्मियों में हमें खानी चाहिए। तो ज्वार की रोटी कैसे बनाई जाए, चावल की रोटी कैसे बनाई जाए, और तो और रागी बहुत, नाचनी के नाम से भी उसे जाना जाता है, थोड़ा काला जरूर होता है लेकिन बहुत स्वाद में होता है अच्छा। उसका मैंने पराठा भी पहली बार बना के उन्हें बताया, और उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की पराठा बनाने की, क्योंकि रोटी तो आप फिर भी बना लोगे, पराठा इस मोटे अनाज से नहीं बन पाता था, वो भी आलू का पराठा। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको एलर्जी है गेहूं से, तो वो ग्लूटेन फ्री खाती है, तो उसको कई बार खाना मतलब पराठा खाने का मन करता था। तो मुझे लगता था यार क्या करूं कि इसके लिए करूं, तो उस दिन मैंने ऐसे ही मन में आया, मैंने उसको थोड़ा सॉफ्ट गूंदा और बीच में आलू भर के उसे बस हाथों से थपथपा के धीरे धीरे थपथपा के पतला करके उसको पराठा बनाया। मुझे रिजल्ट इतना बढ़िया मिला, मैंने कहा यार ये तो डालना चाहिए मुझे वीडियो। तो मैंने 7 दिन की थालियों में यही कुछ डाला। मल्टीग्रेन आटा यूज़ किया, चावल एक दिन यूज़ किए, वो भी ग्लूटेन फ्री होते हैं, और एक दिन मैंने ये रागी का पराठा, एक दिन चावल की रोटी, एक दिन रागी वो ज्वार की रोटी, ये सारे यूज़ किए। मक्के की रोटी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मक्के का जो है कि हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, वो जो बाजरा भी है सर्दियों में ज़्यादा, उसकी तासीर गर्म होती है ना। तो इस समय आप वो ओट्स ले सकते हो, ओट्स आप खाते हो, यंग जनरेशन को सभी को पता है, उसे आप ग्राइंड करके और उसकी रोटी बना सकते हो। अच्छा, तो अब कई लोगों को लगता है ना कि हमने थोड़ा सा नाश्ता खाया है यार, खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मोटा अनाज खाना है, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल रोटी बनाइए, दाल रोटी सब्जी के साथ आप इसे खाइए, नॉर्मल खाने में आपको लगेगा हमने पूरा खाना खाया। अच्छा, हाँ, अनजाने में आपने पूरा मोटा अनाज खाया, रोज बदल लिया, तो बदल दिया। अक्सर ये दिक्कत होती है कि मोटे अनाज जब हम उसको पिसवाते हैं तो वो काफी दरदरा होता है। नहीं होता, तो आजकल महीन आने लग गया है। अच्छा। हाँ, मार्केट में भी आने लगा है। वैसे मैं तो घर में भी पीसती हूँ, चक्की से भी पीसती हूँ, पर आप ना मार्केट से मिलने लगा है बहुत महीन। हाँ, महीन मिलने लगा है, और बढ़िया। और उसको गूंथने का, रोटी को बनाने का एक तरीका है। जैसे नॉर्मल हम गेहूं की रोटी को हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से गूंथ लेते हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री जो भी मोटा अनाज है उसको आप उबलते पानी में आप गूंथते हो। अच्छा, हाँ, तभी वो इतना बढ़िया उसमें बाइंडिंग आती है और आपकी बढ़िया रोटी फूलती है। यही टिप मैं निकलवाना चाह रहा था और ये टिप मिल गई हम लोगों को कि कैसे एकदम बढ़िया। मैं समझ नहीं पा रही थी। और हमने तरह तरह की रोटियों की तो बात करी। अब जब आप ये बात करी तो मुझे ध्यान आया, मेरी जो रोटियां बनती हैं कभी अगर मैं बनाती हूँ तो वो अगर गरम गरम खा ले कोई तो ठीक, लेकिन जब ठंडी होती है तो वो इतनी कड़क हो जाती है कि किसी को दे मारो तो चोट लग जाए। ऐसा क्यों हो जाता है और कैसे? देखो, ये ना नॉर्मल अगर हम गेहूं का आटा भी लेते हैं ना, उसको जब आपने अच्छे से मला नहीं है, मतलब गूंथते टाइम ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं रखा है, तो वो सच में टाइट हो जाती है रोटी। ये चीज़ मैं अपनी मदर इन लॉ से सीखी। 18 साल की जब शादी हुई थी ना, तो पता नहीं मैंने कुछ चीज़ें तो अपनी मम्मी से सीख के आई। रोटी बनाना सच में मैंने अच्छी नहीं सीखी, मतलब इतनी अच्छी रोटी नहीं बना पाती थी। और यहाँ पर आई सारे बड़े बड़े लोग। अब जो बुजुर्ग लोग बेचारे रोटी खाएंगे, उन्हें तो नरम चाहिए। और जब भी मैं रोटी बनाती मैं डांट खाती, 2 बार आंसू आ जाते,
फिर पोंछ लेती, फिर सोचती यार मैं रोटी कैसे बनाऊँ। फिर कभी कभी मुझे याद है मेरी चाची साहब कभी कभी चली जाती थी, फिर मेरी मदर इन लॉ बुलाती थी, फिर मुझे सिखाती थी कि बेटा इस जो हम वो गूंथते हैं ना गेहूं का आटा, उसको अच्छे से मलो। आप लोग क्या करते हो, पहले ही उसको गीला कर देते हो, पहले उसे टाइट गूंथना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालकर उसे मल मल के गूंथना चाहिए, जिससे उसमें क्या होता है ग्लूटेन डेवलप होता है और वो सॉफ्ट सा आटा बनता है। फिर जब आप उसकी रोटी बनाओगे ना, आपको खुद आश्चर्य होगा, इतनी रोटी नरम बनेगी, बिना घी लगाए रोटी बनेगी। तो ये टिप ना मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। और ये बड़े काम के टिप हाँ, आज आपने अभी शेयर तक काम किए। आ रही है, अभी तक काम आ रही है। अच्छा, हमारे एक व्यूअर हैं पंकज कुमार, उन्होंने पूछा है कि चेहरे पर थोड़ी झाइयाँ हो रही हैं, साफ नहीं हो रही हैं, मैं क्या करूं, साथ में वाइट कील भी हैं, तो कोई उपाय बताइए प्लीज। देखिए, झाइयों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और एक सबसे सरल उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो कि प्रैक्टिकली मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, उसका मैं बता नहीं सकती। मेरी एक टीम की एक बंदी थी जो आती थी मेरे यहाँ, तो उनके चेहरे पे मैंने बहुत झाइयाँ देखी। अब वजह क्या थी मुझे भी नहीं पता था, वो मेरे साथ काम करती थी, वो किचन में मेरे साथ रहती हैं। फिर मैंने उनको आजमाने के लिए एक फिटकरी जो बहुत सस्ती होती है, एलम, जो शायद आप लोग आफ्टर शेव के लिए यूज अब नहीं यूज करते हो, लेकिन नाई की दुकान पे हमें हाँ मिल जाता है। तो उसको घिसने के लिए मैंने इसे बोला, मैंने कहा बेटा तुम सुबह नहाने से पहले ना एक बार 2-4 मिनट इसे घिसो, धीरे धीरे, कड़क नहीं, धीरे धीरे घिसते रहो। और धीरे धीरे उसने घिसना शुरू किया। उस पर मैंने मतलब पहले टेस्टिंग की थी, उसके बाद उसने माना भी, और उसके बाद उसने 15-20 मिनट बाद नहाना शुरू किया, और सच में उसकी झाइयाँ तो यूँ गायब ही हो गई हैं। और मैंने इसलिए वीडियो भी बनाया है, ये मुझे मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि सारी स्किन टाइप पर ये यूज़ होगी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैडम मैं ये कर लूँ मेरे को चलेगा क्या? तो मैं ऐसा कहती हूँ कि बेटा आप पैच ट्राई करो। जो भी मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ ना, जैसे मैं जैसे खीरे की क्रीम बनाती हूँ, संतरे की क्रीम बनाती हूँ, कई ऐसे MYK के जो हमारा माँ ये कैसे करूँ चैनल पे मैं कई प्रोडक्ट बनाती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मैंने मतलब हमारे टाइम में कोई पार्लर ज़्यादा जाते नहीं थे, तो हम तो ये गेहूं का अनाज, ये बेसन, ये दही और ये सब चीज़ें हम यूज़ करते थे स्किन को लेकर। तो वो सारी चीज़ें जो है ना तो मैं करती रहती हूँ। तो फिर भी मैं बनाती हूँ, मैं सबसे व्यूअर से यही कहती हूँ पहले पैच ट्राई करो, हो सकता है आपकी स्किन पर ये सूट ना करे, कभी नींबू सूट ना करे, आपको दही सूट ना करे, सेंसिटिव होती है ना, अलग अलग स्किन होती है, तो आप पहले पैच ट्राई करो, उसके बाद ही आप बनाइए। और ये जो वाइट हेड्स बोल रहे हैं ना आप, तो उसके लिए तो हम लोग जो बचपन में करते थे वो क्या करते थे कि पहले कोई भी मॉइस्चराइजर टाइप जो भी क्रीम है आप चेहरे पर अच्छे से मलिए, 10-12 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कीजिए, देन उसके बाद ना आप स्टीम दीजिए। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, आजकल स्टीम पार्लर में भी नहीं दी जा रही है, तो एटलीस्ट और कुछ ना कीजिए, एक टॉवल छोटा सा ले लीजिए, उससे ना आप गीला करिए, गीला करके फ्रीज़र में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। जैसे गर्मियों में तो आप वही यूज़ कीजिए, उस ठंडे नैपकिन को ना आप चेहरे पर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उस नैपकिन से आप अपने चेहरे पर रब कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर सर्दियां हैं तो आप कोई स्टीमर या फिर एक पतीले में पानी रख दीजिए गर्म करने के लिए, ऊपर से छन्नी में वो नैपकिन रख दीजिए, तो नैपकिन में अच्छी स्टीम मिलेगी, वो आप चेहरे पर रख सकते हो ठंडों में। तो ठंडों में आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और गर्मियों में आपको ठंडे टॉवल से रिजल्ट अच्छा, मतलब ठंडा आप सेक कर सकते हैं, गर्म सेक कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, जो आराम से कर सकते हैं। मैम हमारे एक व्यूअर हैं फरहान शेख, उनका कहना है कि उनकी समस्या पिंपल कैसे रिमूव करें, और पिंपल चले जाता है उसके बाद दाग रह जाता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसके लिए मैंने कई सारे अभी रिसेंटली बनाए हैं, हमारे जो MYK के चैनल हैं, कई ऐसे चैनल वो बनाए हैं मैंने प्रोडक्ट, जैसे क्रीम है, रात नाइट क्रीम बनाई है, अभी मैंने संतरे की बनाई है, इससे पहले मैंने खीरे की बनाई है, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप घर में यूज़ कर सकते हो, मतलब घर में आपको मिल जाएंगे आसानी से। जैसे एलोवेरा आपको मिल जाता है, आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने कॉफ़ी होती है ना, शक्कर, मेरे को शक्कर जो कास्टर शुगर, नॉर्मल शक्कर नहीं यूज़ कीजिए, वो हमारी स्किन को छील देगी। कास्टर शुगर आपने सुना होगा, ब्राउन वाली होती है? नहीं, नॉर्मल वाइट पिसी हुई भी नहीं, बूरा ले सकते हो, या फिर कास्टर शुगर के नाम से आता है महीन शुगर। उस महीन शुगर में ना स्क्रब का काम होता है,
जैसे आप पार्लर जाते होंगे तो पार्लर में आपको पहले मसाज किया जाता है, उसके बाद स्क्रब किया जाता है। तो स्क्रब से आपको फील होता है पतला पतला कुछ है जैसे महीन सा, तो वो कुछ या तो बादाम का चूरा ले सकते हो या फिर आप कास्टर शुगर ले सकते हो, कुछ भी दोनों में से कोई एक चीज़ मिलाइए, उससे आप स्क्रब कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद आप ना रिलैक्स होके मतलब हफ्ते में 2-3 बार उसे यूज़ कीजिए, आपके दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे, बहुत चेंज मिलेगा। मतलब मुझे खुद को जो चेंज मिलता है ना, मुझे जो खुद को रिजल्ट अच्छा मिलता है वो मैं व्यूअर्स से कहती हूँ आप कीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जो मैं बनाती हूँ, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे घर की यूज़ करती हूँ जो आपको आराम से मिलेंगे। संतरे का आप जानते हैं, संतरे को छिलके, संतरा आप खुद खा जाइए, लेकिन संतरे के छिलके को सुखा लीजिए, सुखाकर अगर आप उसका पाउडर बनाएंगे ना, उसमें छोटे छोटे दाने होंगे जो आपके स्क्रब को काम करेंगे। वो भी स्क्रब का काम बिल्कुल आपके पिंपल्स के दाग को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। जी। सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पे ये सारे टिप्स, और आई एम श्योर कि लोग ट्राई करने वाले हैं घर जाके, क्योंकि हर कोई आजकल नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके, है ना। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी टिप्स खाने के मिले हैं, स्किन केयर के मिले हैं, आप अप्लाई कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट करके बताइए। और मैम के चैनल पे भी जाइए, वहाँ पे भी बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा और ये पूरा इंटरव्यू आपने जो देखा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।